सुबह कितने बजे से खड़े? 6 बजे से हम लोग यात्रा पर हैं। 6 बजे से खड़े थे और अब भरी दोपहर में और जो है नहीं मिला है सर। हमें खाना नहीं चाहिए सर, हमें गांव जाना है, हम अपने जमीन में मरना चाहते हैं। 4 दिन से हम लोग सुन रहे हैं सर, 4-5 दिन से मतलब कोई तकलीफ नहीं दे रहा। हम कह रहे पैसे भी ले लो हमारे। 3 दिन से ट्रेन हियां से लेकर बारात घर में छोड़ देता है और फिर बारात घर में से हियां लेकर छोड़ देता है पुलिस वाला। अच्छा, आपको भरोसा नहीं है कि जो कहा जा रहा है? नहीं, हमको भरोसा नहीं कि हम कब जाएंगे नहीं जाएंगे। इतना पार हो गया, अभी ने खैले पिले, हम कैसे विश्वास कर ले? विश्वास की कुछ है नहीं सर, हमने रिपोर्ट भी करा रखा मेडिकल, हमें जो कोरोना ने हमें रिपोर्ट में मिला है। क्या सर, प्यास से रहता हूँ, एक टाइम खाना खाता हूँ। 8 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाया था, अभी तक मैसेज नहीं आया सर। हम लोग मेडिकल सर हम लोग जान से जाना चाहते हैं। 1 हफ्ता से हमको दौड़ाया जा रहा है, हमारा कोई नहीं सुन रहा है। पुलिस वाला हमें गाली देता है, माँ बहन का गाली देता है, पुलिस वाला डंडा मारता है, खाने के लिए भी देता है मगर डंडा भी मारता है। रास्ता में चलते हैं पैर में छाले पड़ जाता है। आप यहाँ जाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ, ये कराओ। मरेंगे कि बचेंगे इसका तो कोई ठिकाना नहीं है सर। बीमारी से क्या मरेंगे, भूखे मर जाएंगे सर। वो एक ट्रेन का बात की थी पटना तक के। हाँ। हम सब लाइन पे लग गए 5-6 घंटे तक की। अब कह रहे हैं कि नहीं हो गए ट्रेन का टिकट बुक, अब जाओ कल देखेंगे, नहीं तो बस का इंतजाम करेंगे। तो हर रोज का हम 5-5 घंटे ऐसे पागलों की तरह खड़े होकर हमारे परेशान। आप पूछो ही मत कितने, कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, लिखना भूल जाएंगे आप। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। लगातार हमारे दिखाने के बाद भी सरकारों पर इतना ही असर पड़ा है कि अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन चीज़ों की बात करने लगी हैं जो इस वक्त किए जाने की ज़रूरत है। ज़मीन पर हमारा मजदूर अभी भी उसी तरह से विस्थापित और उसके स्वाभिमान आत्मसम्मान को लगातार कुचला जा रहा है। जो तस्वीरें मिल रही हैं, लग नहीं रहा कि 50-55 दिनों के बीत जाने के बाद भी हो सकता है कि सरकार की नीतियों में कुछ कमियां रह जाएं, लेकिन वो करुणा का प्रदर्शन नजर नहीं आता। आप ये रामलीला मैदान गाजियाबाद की तस्वीर देखिए। क्या आपको लगता है कि हमारी व्यवस्थाओं ने इन 50-55 दिनों में इस तरह से सीखा है, देखा है? हम समझते हैं कि व्यवस्थाओं के भीतर अब क्षमता नहीं बची है, वो शायद थक गई होंगी, लेकिन आप देखिए कि शुरू से ही इस मामले में तमाम तरह के फैसलों की जो नाकामी है, वो हर नई कोशिश के साथ, नए कदम के साथ जिसका ऐलान किया जाता है, वो इस तरह से नजर आ रही है। मजदूरों को, ये आप आज की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन मुझसे किसी ने कहा कि कल भी इस तरह से इस मैदान में दिन भर धूप में मजदूर बिठाए गए थे। आज अगर इस तरह से हम न दिखाते, शरद वहां पर न जाते, तो जाने क्या होता। लेकिन आप सोचिए कि ये किस देश के हैं, किसके हैं, ये क्यों इनके साथ हो रहा है? आखिर ये किस समाज की जिद है कि इन मजदूरों को इस तरह से सजा देकर रहेंगे? इनके सब्र का इम्तिहान क्यों लिया जा रहा है? क्या लोगों से ये देखा भी जा रहा है कि इनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? तो इस तरह से एक नया तरीका निकाला गया है कि आप जब घर जाएंगे तो हम आपका पंजीकरण करेंगे कि और आपकी लिस्ट बनाएंगे। तो ये प्रक्रिया आप सरल क्यों नहीं बना सकते? 10 अधिकारियों को, 20 अधिकारियों को जमा कर देते हैं और वहां पर हजारों की संख्या में मजदूर जमा हो जाते हैं। क्या होगा इससे? कितनी खतरनाक दयनीय स्थिति होती चली जा रही है। शरद हमारे साथ हैं और सोहित हैं, जो ठाणे के पास 3 हाथ नाका है वहां पर मौजूद हैं, और शरद हैं रामलीला मैदान में, जो दिन भर की जो उन्होंने तस्वीरें दिखी हैं। शरद, जरा सब बताइए कि क्या दिक्कतें आ रही हैं मजदूरों की तरफ से। बताइए कि कितने घंटे से यहाँ वो बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, किस तरह का काम करते थे, जो भी आपकी बातचीत हुई है मजदूरों से, वो हमें बताइए। देखिए रवि जी, बात यह है कि सुबह में यहाँ पर सुबह से और दोपहर तक यहाँ पर लाइन लगी। मजदूरों को ये बताया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप पटना जाएंगे, रक्सौल जाएंगे, सहरसा जाएंगे। 3 जगहों के लिए यहाँ से ट्रेन थी, 3 ट्रेन थी, और करीब 1 बजे के आसपास ये कह दिया गया सभी को कि ट्रेन में जितने यात्री जाने थे वो फुल हो चुके हैं, बाकी लोग जो हैं वो बसों से जाएंगे।
तो पूरे दिन लोग इंतजार करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग दर से दर भटकते रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि वो कौन सी बस है जिससे वो पटना चले जाएंगे, सहरसा चले जाएंगे, रक्सौल चले जाएंगे। और अभी देखिए कि आप अभी एंकरिंग कर रहे हैं, मैं अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। कल हम सुबह क्या करेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन ये जो लाइन देखिए फिर से लग गई है लाइन, अभी जो दोपहर में नहीं थी ये लाइन फिर से लग गई है। ये लाइन अभी के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं लगी है, ये यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराकर कोई पटना, रक्सौल या सहरसा, बिहार में कहीं नहीं जाएंगे। ये कल सुबह जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए अभी से लाइन लग गई है। आप बताइए कब से आप यहाँ पर आए हुए हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं, कहाँ जाना है? कल से सर, कल से आप आए हुए हैं, कहाँ से? बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से यहाँ कैसे पहुंचे आप? तो पैदल तो आया यहाँ तक, आनंद विहार तक। बहादुरगढ़ से आनंद विहार तक पैदल आए आप, ठीक है। और उसके बाद चैंपियन पकड़ के कुछ पकड़ के आ गए, ठीक है। तो कल तो आप सुबह लाइन में लगे थे यहाँ पर? जी। नंबर नहीं आया आपका? जैसे 5 नंबर था ना, बाकी तो लाइन बंद हो गया। ठीक है, 5 नंबर जब आगे थे और नंबर आने वाला था तभी लाइन बंद हो गई। आप बताइए आप कब से आए हुए हैं, कब से? 15 तारीख से आया, 2 दिन से लाइन लगा रहे हैं। आधा दूर आता है, नंबर खत्म हो जाता है। कटिहार के लिए हम आपने कटिहार जाना है? अब देखिए कटिहार की बात यह है कि ये पटना तक जाएंगे, पटना तक इनको ट्रेन है। पटना से कटिहार कितना है, कितना लंबा रास्ता है अभी? पूरा 1 दिन का रास्ता, पूरा 1 दिन का है। तो इनको जाना है, अभी 15 तारीख से आए हुए हैं, अभी तक नहीं पता है। कल सुबह के लिए लाइन लगाई है। तो पहली बात तो पटना जाने का नहीं पता है, और जब पटना पहुंच जाएंगे तो उसके आगे कटिहार कैसे जाएंगे ये भी अभी इनको नहीं पता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या मिलेगा ये पता नहीं है। और इस बीच में ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की हम सुबह से बात कर रहे हैं, लेकिन इस रामलीला मैदान में शायद पुलिस प्रशासन का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। अगर ध्यान होता तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होती, यहाँ पर सैनिटाइजर भी दिखते और एक पूरी व्यवस्था दिखती, जिससे एहसास होता कि हम कोरोना काल में जी रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब सामान्य है। ना तो टेंट भी यहाँ पर अगर लगे होते तो मान लेते कि मजदूरों के लिए कुछ किया गया है। भरी दोपहरी में, मई के महीने में जब सर पे सूरज होता है तो महसूस कीजिए कि 40-45 डिग्री की जो गर्मी होती है, उसमें आप इन मजदूरों से उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब्र रखेंगे, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। तो ये मुझे लगता है थोड़ा बेमानी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको भी और सोहित को भी, कि मैं एक अधिकारी से पूछ रहा था रेलवे के, तो उन्होंने बताया कि रेलवे हर दिन 6000 ट्रेनें तालाबंदी से पहले चलाया करती थी। उसमें भी एक व्यवस्था थी, लोग टिकट कटा कर जाते थे और आते थे, एक तरह से रजिस्ट्रेशन कराकर ही जाते थे, मगर और 3 करोड़ यात्रियों को ढोया करती थी रेलवे। ये रेलवे जो रोज 3 करोड़ यात्रियों को ढो सकती है, 6000 ट्रेनें चला सकती है, वो 15-20 दिन में करीब करीब, अगर आप देखें तो, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं, तो कोई 1000 के आसपास की रेल चलाकर अपनी वाहवाही लूट रही है कि 1200 ट्रेनें चला दी हैं और हमने 15-20 लाख लोगों को पहुंचा दिया। अब तक यही रेलवे अगर चाहती तो उसे 3 करोड़ मजदूर एक दिन में या 10 दिन के भीतर पहुंचाए जा सकते थे, प्रक्रियाओं को थोड़ा सा आप मान भी लें तो। लेकिन ये जो तस्वीर मैं देख रहा हूं इतनी गर्मी में मजदूरों के साथ, मुझे लग रहा है कि प्रक्रियाएं ऐसे बनाई जा रही हैं कि इन्हें सजा दी जाए, इनको बताया जाए कि आप घर जाना चाहते हैं ना, हम आपको बताते हैं घर जाने की प्रक्रिया क्या है। क्या ये हालत होनी चाहिए? सोचिए, यहां ना पानी की व्यवस्था होगी, ना किसी चीज की व्यवस्था होगी, और इस तरह से मजदूर रामलीला मैदान में, दिल्ली से सटे रामलीला मैदान में इस तरह से 2 दिनों से कल ही मुझे किसी सब्जी बेचने वाले ने कहा कि आप जाकर रामलीला मैदान में देखिए कि वहां पर क्या हाल है। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह तस्वीर हमें देखने को मिलेगी, इतनी भीड़, इतना हुजूम। आखिर हम क्यों नहीं अपने लोगों को इस तरह से व्यवस्था दे सकते हैं, ये पता चल रहा। ट्विटर पर देखिए बहुत अच्छे फैसले हो रहे हैं, बयान पर देखिए बहुत अच्छे फैसले हो रहे हैं। सोहित, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जो सुबह से ये लंबी लाइन दिखा रहे हैं, तो मजदूरों से बात करते हुए किस तरह की परेशानियों को अगर कहा जाए कि इसे लिस्ट करें, तो आप किस तरह की परेशानियां उनकी जिंदगी में इस वक्त इस कतार में आप देख रहे हैं? सोहित, रवि जी, देखिए लाइन सुबह जिस तरीके से बरकरार थी अब भी उस तरह से बरकरार है। बड़े पैमाने में लोग मौजूद हैं। लगभग सबकी कहानी एक जैसी है, ना खाना है ना रहने की व्यवस्था है। आपने ट्रेन का जिक्र किया रवि जी, यहाँ पर शायद ही कोई होगा जिसने ट्रेन के लिए अप्लाई नहीं किया था। 3 लॉकडाउन बीत गए, हर किसी ने अप्लाई किया था। जब कोई जवाब नहीं मिला तब उसके बाद ये जो लोग हैं वो अब
यहाँ पर 12 से 14 घंटे कम से कम एक आदमी रह रहा है और उसके बाद यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हो पा रहा है। 12 से 14 घंटे के बाद रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद बसों से छोड़ा जाएगा। हम कुछ लोगों से बात करते हैं रवि जी, ताकि आपको भी समझ में और लोगों को भी समझ में आएगा कि आखिर कहानी क्या है। आप लोग कितने बजे सुबह आए यहाँ पर? 7 बजे 5 बजे आप आए, आप 7 बजे आए। अच्छा, तो लगभग 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। तो धूप में आप लोग कहाँ पे बैठे हुए? यहीं पे बैठे। हाँ, छाव या कोई दूसरी व्यवस्था? कुछ नहीं था। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ट्रेन के लिए अप्लाई किया हुआ? अभी नहीं किया, हमने नहीं किया। सब कॉन्फ्रेंस किया, जितने आदमी सबने किया, 2 बार किया सर। तो क्या हुआ, क्या जवाब मिला? नहीं, कोई जवाब नहीं है। आएगा मतलब कभी आएगा, कुछ नहीं बता रहे। आएगा खाली बोल रहे आएगा जी। आज मतलब 12 दिन हो गया, बोले आएगा आ जाएगा कल 5 तारीख से कर रहा है। तो आप लोग 5 तारीख से कर रहे हो, आप कह रहे हो 12 दिन से आपने इंतजार किया। क्यों गाँव जाना चाहते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं है, खाने की दिक्कत है, पैसा भी नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गाँव जाना चाहते हैं। फिर यहाँ रहने से धंधा बंद हो गया, खाने पीने का तकलीफ हो गया है जी, तकलीफ हो रहा है। आप लोग सुबह से रुके हैं, तो खाने पीने के लिए मैं देख रहा हूँ कुछ लोग दे रहे हैं। प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है? प्रशासन की ओर से तो ये खाना जो आम आदमी आ रहे दे रहे बस वही है, बाकी कुछ नहीं। प्रशासन की तरफ से कुछ भी व्यवस्था नहीं। धूप में भी आप लोग इसी तरह से बैठे थे, 12 घंटा हो गया है, तो आप लोग ने पहले भी मेडिकल करवाया था? जी हाँ, सब लोग हम लोग करा के थक चुके हैं, क्या करें। उसके बावजूद अभी रुकाया गया है यहाँ पे? जी, यहाँ पे भी रुके हम लोग। अच्छा रवि जी, देखिए 12 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, धूप में रुके थे। कई लोग मदद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कम से कम मुंबई और थाने में लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो 2 ST बस लगे हुए हैं, लगातार बसेस आ रहे हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि हजारों की तादाद में लोग हैं, करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक ये लाइन जाती है और वहाँ पर रजिस्टर करने के लिए केवल 2 लोग हैं। तो आप सोचिए कि अगर लोग 12-14 घंटे धूप में केवल बैठे हुए हैं कि रजिस्टर करने के लिए, अब थोड़े समय में ये बसें चलनी बंद हो जाएंगी। जैसे ही अंधेरा होगा, इन लोगों को वापस रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। सुबह जब ट्रेन वापस आएंगे तब तक कुछ लोग जो है आगे आ जाएंगे, कोई पीछे चला जाएगा, कोई इसी तरह से सड़क किनारे रुका रहेगा। तो ये माजरा अभी भी जमीनी स्तर पर बना हुआ है। लॉकडाउन को चौथी बार जब बढ़ा दिया गया है, हम सुबह भी देख रहे थे। जी, हम देख रहे थे कि सोहित, हम आपको बता दें कि ये आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त 3 हाथ नाका की, और सुबह जो आपने साकी नाका से जो तस्वीरें दिखाई हैं, वो ऐसा लग रहा है कि इन मजदूरों को तकलीफ का इंजेक्शन दिया जा रहा है कि तुम घर जाना चाहते हो, हम तुम्हें इंजेक्शन देते हैं। इस तरह से 12-12 घंटे अगर आप मजदूरों को धूप में खड़ा करते हैं, फिर भी अगर रेल मंत्री 15 लाख 12 लाख मजदूरों के पहुंचाने को अपनी कामयाबी मानते हैं इतनी तकलीफ के बाद, तो हम सबको कामयाबी के प्रति अपनी समझ बदल लेनी चाहिए। जो रेलवे मंत्री हो या ना हो, इसके बगैर दिन में 6000 ट्रेन चलाती हो और 3 करोड़ यात्रियों को ढोती हो, वो कई 2 हफ्ते से ज्यादा समय गुजर गए और 10, 12, 15 लाख यही ज्यादा संख्या है जो ट्वीट करके बताया जाता है। पर वो ये नहीं बताते कि इससे करोड़ों संख्या में कितने लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है और उसमें से हम कितने मजदूरों को भेज रहे हैं। देखिए, सवाल आपको समझना पड़ेगा। मंत्री जी कहते हैं हमने 15 लाख मजदूरों को भेजा, लेकिन मंत्री जी क्या ट्वीट में आपको ये भी साथ उसी ट्वीट में बता रहे हैं कि 50 लाख मजदूरों ने पंजीकरण कराया तो हमने 10 लाख मजदूरों को भेजा, ताकि आपको पता चले कि मंत्री जी 40 लाख को नहीं भेज पाए। क्या ये आप सवाल पूछ रहे हैं कि जो रेलवे दिन में 3 करोड़ यात्रियों को ढो सकती है, वो अभी तक कई हफ्ते गुजर जाने के बाद, 10 से 15 दिन गुजर जाने के बाद, वो अभी तक 15 लाख या 12 लाख यात्रियों को ही क्यों ढो सकी है? क्या हमने व्यवस्थाओं को जानबूझकर या पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा किया? पर जो दिख रहा है वो इससे यही लग रहा है कि व्यवस्थाएं इतनी जटिल बनाई ही क्यों गई कि मजदूरों को 20-20 घंटे 12-12 घंटे धूप में लाइन में खड़ा रहना पड़े। ये पैदल चलने से भी ज्यादा बड़ी सजा है एक तरह से। तो इनकी दिक्कतों का कहीं अंत होता नहीं दिख रहा। हमारे सहयोगी मुकेश ने सुबह गाजीपुर बॉर्डर, जो दिल्ली गाजियाबाद के बीच का एक सीमा है, वहां मजदूर जब जमा हो गए तो मुकेश ने जाकर उन लोगों से बात की। हम वो भी दिखाना चाहते हैं आपको। दिल्ली और एनसीआर से लगातार मजदूरों का पलायन जारी है। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के गाजीपुर इलाके में और यहां पर बड़ी संख्या में मजदूर पहुंच गए हैं। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से बड़ी संख्या में मजदूर फ्लाईओवर के नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ छाया है, तो छाया में ये मजदूर बैठे हुए हैं। अब इनको अपने अपने राज्यों में, अपने अपने घरों में जाना है, लेकिन ये यहाँ से कैसे जाएंगे ये इनको पता नहीं है। फिलहाल सरकार की तरफ से इनके लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है। सुबह यहाँ पर काफ़ी मजदूर आ गए थे। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं, आपका नाम क्या है? सोनू मंडल सर।
कहाँ के रहने वाले हैं आप? सागवान झारखंड। अच्छा, तो कहाँ काम दिल्ली में कर रहे थे? दिल्ली में मुबारकपुर कोटला सर। क्या काम करते थे? सरिया का सर। तो अब क्यों जा रहे हैं यहाँ से? सर यहाँ कोई साधन नहीं है, क्या करूँगा सर, जाना तो पड़ेगा। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत खाना पीना कुछ नहीं है सर वहाँ। अच्छा, दिक्कत हुआ बस अपना गांव चल रही है सर। अच्छा, तो वहाँ गांव में कुछ इंतजाम है? सर गांव में बहुत साधन है, अपना खेती बाड़ी है। अच्छा, वहाँ अपना कमाना खाना है। तो यहाँ काम बंद हो गया कि काम था? बंद हो गया सर। बंद हो गया काम? हाँ सर। अच्छा, तो कैसे जाएंगे यहाँ से? यहाँ से सर कोई साधन अपना करके जाऊँगा सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? संजय पासवान। आप यही काम करते हैं? हाँ, यही काम करते हैं। तो आप क्यों जा रहे हैं? मेरे को यहाँ कोई साधन नहीं मिल रहा है, इसीलिए जा रहा हूँ। अच्छा, मेरा पापा मम्मी बूढ़ा है, खेती गृहस्थी में काम करना है मेरे को। अच्छा, इसीलिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ काम बंद हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बंद हो गया। और क्या परेशानी हो रही थी यहाँ पर? यहाँ यही काम के लिए परेशानी हो रहा है, काम नहीं चल रहा है, खाएंगे क्या? अच्छा, यही सब है। तो कैसे जाएंगे यहाँ से? जैसे पैदल निकलेंगे चाहे जैसे निकलेंगे, जैसे जाना आ जाएगी। दिल्ली में तालाबंदी में काफ़ी ढील दी गई है। प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों को खोला गया है। कई पाबंदियां पहले से बरकरार हैं। ई रिक्शा चल सकती है, एक यात्री चलेंगे, और जो कार है, कार में 2 लोग बैठ सकते हैं। यही नहीं, 50 लोगों के साथ शादी विवाह के मेहमानों के साथ ये अनुमति दी गई है। तो क्या दिल्ली को खोलने के बाद ये मजदूरों का जाना यहाँ से रुक जाएगा? इसका प्रमाण बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि दिल्ली भर में ही मजदूर 30-30, 40-40 किलोमीटर पैदल चल के, 50-70 किलोमीटर पैदल चल के बहादुरगढ़ से रामलीला मैदान में आ रहे हैं। ट्रेन की यात्रा के बारे में हम यात्री के एक नज़र से आपको दिखाना चाहते हैं कि सिवान तक की ट्रेन यात्रा कैसी रही। अमित नाम के एक नौजवान से हमने कहा कि वो जैसा देख रहा है अपनी यात्रा को उस तरह से रिकॉर्ड करे, और हम ये वीडियो आपको छोड़कर जाते हैं। लौट कर आएंगे तो बात करेंगे कि मजदूर अब अपनी मेहनत की कमाई हासिल करने के लिए किस तरह से बेकरार होते जा रहे हैं, और बिहार और यूपी की सीमा पर मजदूरों के साथ क्या कुछ हो रहा है। सारा पंखा तो बंद है। हाँ, सारा पंखा बंद। चार्ज हो रहा है मोबाइल ना, ये पंखा चल रहा है। हम गौतम बुद्ध नगर से आए हैं, हमको सहरसा जिला जाना है। ये बैग लगा है नंबर के लिए, सीरियल नंबर के लिए। ट्रेन उस हिसाब से आएगी, उस हिसाब से हम लोग ट्रेन में बैठेंगे। नहीं, खाना का व्यवस्था कुछ कीजिए, यहाँ पर पैसे नहीं है हमारे सबके पास।
पुलिस का काम है पब्लिक का रक्षा करना। पुलिस समझ नहीं रहे हैं और बेफालतू का डंडा मार देते हैं। 50 दिनों से हमारे मजदूरों ने जिस तरह से इन दुखों को सहने में आत्मनिर्भरता दिखाई है, उनके पास फेसबुक पर स्टेटस लिखने के लिए, रूपकों में, मेटाफर में लिखने के लिए अपनी इस व्यथा को वो भाषा भी नहीं है। पर सोचिए कि उनके भीतर इस तरह की नाइंसाफियां किस तरह से बैठती चली जा रही होंगी। जब वो भूखे प्यासे चल रहा होगा और पीछे से पुलिस की एक लाठी पड़ती होगी तो उसकी आह कहाँ किसकी तरफ निकल कर जाती होगी। इतनी भी ज्यादती हमें नहीं करनी चाहिए। नोएडा में आज देखिए कि मजदूर जो हैं एक फैक्ट्री के सामने जमा हो गए और अपनी मेहनत कमाई मांगने के लिए नारेबाजी वहां पर करने लगे। सौरभ से हम जानना चाहते हैं कि ऐसे मामलों को अंत में निपटा दिया जाता है, लेकिन आप एक रिपोर्टर के तौर पे काफ़ी कुछ इस तरह की शिकायतों से गुजर ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे। हुआ क्या, इस दृश्य के बारे में भी बताइए, नोएडा के बारे में। जी रवीश, अभी हम उसी फैक्ट्री के पास हैं और इस वक्त मजदूर चले गए हैं लगभग 12 बजे के करीब। असल में इस कंपनी का नाम है ओरिएंट और ये यहाँ पर गारमेंट जो डिजाइनिंग है वो होती है और लगभग आज 250 से 300 यहाँ के कर्मचारी थे जो इकट्ठा हो गए और इनका ये आरोप था कि इस कंपनी ने उन्हें मार्च की तनख्वाह नहीं दी, अप्रैल की तनख्वाह नहीं दी और जो फरवरी का ओवर टाइम था वो भी नहीं दिया, जो इनका हक है वो भी नहीं दिया, जबकि मार्च में उन्होंने 20 से 21 दिन काम किया वो भी नहीं दिया। और जब इनको खबर लगी ये सुबह कि जो कंपनी के लोग हैं वो कुछ सामान निकाल कर जा रहे हैं और यहाँ ये भी पता चला इन लोगों को कि ये लोग यहाँ खाली करके चुपचाप कंपनी बंद करके जा रहे हैं, तो इनका गुस्सा फूट पड़ा। रवि लगभग सुबह 10 बजे यहाँ पर 250 से 300 कर्मचारी अपने परिवार के साथ आ गए। ज़्यादातर मजदूर कामगार लोग हैं जो कि इस आस में रुके हुए थे कि काम शुरू होगा तो गांव जाकर के और इतना धक्का खाकर गांव जाएंगे और गांव में काम नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा यही इंतजार किया जाए। कंपनी बोल रही खुलेंगी, तो जब उनको लगा कि ऐसा नहीं हो रहा है, कंपनी भी बंद करके भाग रही है, तो यहाँ पर उन्होंने हंगामा कर दिया। अब उसके बाद जब पुलिस आई रवीश यहाँ पर, तो पुलिस ने कंपनी के जीएम से बात करी और इनको आश्वासन दिया गया कि शुक्रवार तक इनके पैसे दे दिए जाएंगे। उस आश्वासन के बाद ये यहाँ से गए हैं। तो रवीश, ये कहानी सिर्फ इस ओरिएंट कंपनी की नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके बाहर अक्सर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शुक्रवार को भी एक मामला सामने आया था। रवीश जी, एक तरह से देखिए कि सौरभ ने जो बताया, इस एक मामले में जब मीडिया का ध्यान गया तो पुलिस गई कहने के लिए कि सैलरी दे दीजिए। गृह मंत्रालय का नोटिस है, गृह मंत्रालय बता क्यों नहीं रहा है कि इतने 50-55 दिनों में कितनी कंपनियों के खिलाफ उस नोटिस का पालन कराया गया है जिसमें कार्रवाई की बात कही गई। अब एक दूसरी तस्वीर है, गुजरात से जब तक टकराव की खबरें आ जाती हैं मजदूरों और पुलिस के बीच में। हमारे साथ मनीष पानवाला हैं, लेकिन आज अहमदाबाद मिरर की एक खबर का जिक्र करना चाहता हूं जो हिंदी अखबारों में तो छपेगी नहीं ऐसी खबरें। आलोक ब्रह्मभट्ट हैं और ब्रेंडन डाभी हैं। हालांकि गुजरात के जो अखबार हैं, संदेश हैं या गुजरात समाचार हैं, उसमें कहीं ज़्यादा हिंदी अखबारों की तुलना में मुखरता से खबरें छपती हैं आलोचनात्मक तरीके से। पर यह खबर यह है कि फेक वेंटिलेटर, यानी राजकोट के किसी मित्र की कंपनी इसमें लिखा हुआ है, उसने वेंटिलेटर लगाई और अहमदाबाद सिविल अस्पताल में, और पता चला कि वो वेंटिलेटर नहीं है। तो फेक वेंटिलेटर का भी उद्घाटन अगर ये हुआ है तो सचमुच इस शर्म को हम कहां ले जाएं और किसके चरणों में रख दें ताकि जिंदगी भर आंख में जो पानी है उसका अफसोस ना करना पड़े। मनीष पानवाला है। मनीष, आप जरा गुजरात में होते हुए टकरावों के बारे में और जो ये अहमदाबाद में हुआ है इसके बारे में भी बताएं। आप काफी कुछ जानते हैं अहमदाबाद और गुजरात के बारे में। जी रवीश जी, ये आज लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है और अभी तक गुजरात सरकार की गाइडलाइन बाहर नहीं आई है कि कौन सी दुकानें खुलेगी, क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी खुलेगी, कितने तौर पे खुलेगी, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई। उसके सामने जो मजदूर है वो दिन प्रतिदिन रोड पे आने लगे हैं। आपने आज अहमदाबाद की बात की है। अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके में आज सुबह सुबह मजदूर रोड पे आ गए थे। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में पिछले 50 दिनों से रुके हुए थे, जहां बिहार और झारखंड के मजदूर थे। दोनों अपनी ट्रेन चाहते थे जाने के लिए, लेकिन बिहार की ट्रेन मिल गई जबकि झारखंड के मजदूरों को उनकी ट्रेन नहीं मिली, तो वो सड़कों पे आ गए। शुरुआत में बिहार और झारखंड के मजदूरों के बीच में थोड़ा टकराव हुआ, लेकिन जब रोड पे उतरे तो पुलिस का आमना सामना हुआ
और हर जो शहर में होता है उसी प्रकार से पुलिस और मजदूरों की भिड़ंत हुई और करीब 100 जितने मजदूरों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। रवीश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह सूरत के कीम इलाके में भी रोड पे नेशनल हाईवे पे मजदूर उतर आए थे। उनकी भी यही एक डिमांड थी कि हमें गांव जाना है, किसी भी हाल में गांव भेज दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से व्यवस्था बनी हुई है, सरकार हर रोज एक नया फिगर प्रसिद्ध करती है कि हमने इतने लोगों को खाना खिलाया है, इतनी सुविधा मुहैया करवाई है, लेकिन ग्राउंड पे हम लोग जब घूमते हैं तो रियलिटी कुछ अलग होती है। हर एक फैमिली को बहुत ही कम खाना मिल रहा है। और इसी प्रकार से कल राजकोट में भी यही बात को लेकर मजदूर रोड पे आए थे, कुछ पत्रकारों की भी पिटाई वहीं पे हुई थी। तो रोज न रोज ये मजदूरों का मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लॉकडाउन आगे बढ़ाने की बात हुई और सरकार की ओर से जो गाइडलाइन अभी तक बाहर नहीं आई है, तो इससे लगता है मजदूरों को शायद अभी भी हमें कोई काम नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, उनको एक बार गांव जाना है। रवीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और सौरभ आपका। हम जो पिछले कई दिनों से हमारे सभी संवाददाता लगातार आपको फ्रंट लाइन पर जाकर आपके लिए खबरें ला रहे हैं, वो यही बता रहे हैं, ये हमारे देश के लोग हैं, ये हमारे, और जिन्होंने देश को बनाया है उस देश को जाना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि ये जो मिडिल क्लास है, मैं सबकी हकीकत जानता हूं, हम भी इसी तक क्लास से आए हुए लोग हैं। आधे लोग इन्हीं मिडिल क्लास के रिश्तेदार होंगे, लेकिन सारी सामाजिक ताना बाना जो है सारा वो टूट चुका है। गनीमत है कि इस नाउमीदी में चंद लोग हैं जो लोगों की मदद करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, वरना ये नाउमीदी की रात या दिन बहुत अंधेरा नजर आता, बहुत ज्यादा गहरा नजर आता। नगमा ने आज दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में मजदूरों की भीड़ देखी। पंजीकरण की तालाबंदी हो रही है, रजिस्ट्रेशन के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराओ। एक तरह से आप देखिए तो लाइसेंस राज के जमाने में, कोटा राज के जमाने में जो एसटीडी बूथ पर हम खड़े होते थे, वो दिन लौटा दिया गया है। इतना ज्यादा डिजिटल इंडिया का दावा किया जाता था, मगर इन मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर घंटों लाइन में लगाओ और फिर कई दिनों का इंतजार कराओ। और जो रेलवे 3 करोड़ लोगों को एक दिन में ढोती थी, वो आजकल वाहवाही इस बात की ले रही है कि 10 दिन में 15 लाख लोगों को ढो रहे हैं। लगता है कि इस देश में मेरे अलावा सारे देश का गणित गड़बड़ा गया है, सारे लोग मेरे साथ साथ गणित में कमजोर हो गए हैं। देखिए ये, और ब्रेक के बाद लौटते हैं। आपकी दिल्ली से बलिया की यात्रा 18/5/2020 को रखी गई है। आप अपने परिवार के साथ 18/8/2020 को सुबह 8 बजे सामान के साथ स्क्रीनिंग के लिए आएँ। आपको रेलवे की क्षमता के बारे में बताता हूं कि पीयूष गोयल के नेतृत्व में यह मंत्रालय कितना अच्छा काम कर रहा है। 2019 के चुनावों को देखते हुए रेलवे ने करीब 1 लाख भर्तियां निकाली, टेक्नीशियन की और ऑटो लोको पायलट यानी जो ट्रेन चलाते हैं। इम्तहान हो गया, रिजल्ट आ गया, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई, मतलब कई महीनों बल्कि कुछ मामलों में तो साल भर से ज्यादा की देरी हो चुकी है और ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जो लड़के अपना नाम लिस्ट में देख चुके हैं वो दिन भर सुबह उठते हैं और मुझे एसएमएस करते हैं कि मेरी नौकरी की आवाज कहीं उठा दीजिए। लेकिन नौकरी के मुद्दे को नौजवानों ने भी खत्म किया और देखिए कि सरकारें भी किस तरह से ध्यान नहीं देती हैं। तो ये एक बात हुई। रवीश रंजन जो है इस वक्त बिहार यूपी के बॉर्डर पर हैं। रवीश, आप बताएं कि वहां आपने क्या सरकार को किस तरह से काम करते हुए देखा और मजदूरों को किस तरह से सरकार के सामने या उसके कारण लाचार होते हुए देख रहे हैं, परेशान होते हुए देख रहे हैं आप?
जी देखिए रवीश जी, अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार के सरकार की बात करें तो आज हम जो है वो कैमूर और चंदौली के बॉर्डर पर थे। हमने देखा कि बिहार सरकार का एक तंबू कनात लगा हुआ था और तीखी धूप में जो लोग हैं वो उस तंबू कनात के नीचे भूखे प्यासे बैठे हुए थे और बस का और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। कल हमने देखा था कि वाराणसी में रात को जो है वो वहाँ पर रोक के बिहार और झारखंड के श्रमिकों को बस में लाया जा रहा था और चंदौली से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर कैमूर के बॉर्डर पर उन्हें छोड़ दिया जाता था। सबसे ज़्यादा बुरी हालात में आज की तारीख में झारखंड के मजदूर दिखे, जो कि महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों से जो लौटे हैं, उनके लिए कोई भी ना तो बस की व्यवस्था की गई है और ना ही ट्रेन की व्यवस्था है। उनसे आज बिहार सरकार के कुछ लोग ये बोल रहे थे कि आप औरंगाबाद तक अपने साधन से किसी भी तरीके से जाइए, आपके लिए बस और ट्रेन की सुविधा नहीं है। अब उनके सामने 2 ही विकल्प बचते हैं, एक तो या तो वो पैदल जाएं फिर से, या फिर वो खतरनाक तरीके से ट्रकों के ऊपर यात्रा करें। और आज तमाम सारे झारखंड के गरीब मजदूरों, श्रमिकों को और बच्चियों को हमने देखा जिनके पैरों में चप्पलें नहीं थी और उनके जो चेहरे थे वो हताशा और निराशा थी। उसमें तमाम सारे जो परिवार हैं वो हैरान परेशान जो है वो चले आ रहे थे पैदल। और जब वो कैमूर बॉर्डर पर पहुंचे तब उन्हें ये बताया गया कि आपके लिए यहाँ पर बिहार सरकार या झारखंड सरकार ने कोई भी ना तो बस की व्यवस्था की है और ना ही ट्रेन की व्यवस्था की है। तो हम देख रहे हैं कि कल रात से जो है वो झारखंड के हज़ारों की तादाद में जो श्रमिक हैं वो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर बैठे हुए हैं। लेकिन बिहार सरकार का ये कहना है कि बिहार के श्रमिकों के लिए तो वो जो है वो व्यवस्था कर रहे हैं ट्रेन और बस की, लेकिन झारखंड के श्रमिकों के पास उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि उनको औरंगाबाद के आगे तक उनको छोड़कर छोड़ा जाए। तो अब हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर झारखंड के मजदूर काफी बड़ी तादाद में परेशान हैं। जब ये महामारी का प्रकोप शुरू हुआ तो कई लोगों ने मुझे राय दी कि मैं अल्बेर कामू, जो फ्रांसीसी लेखक थे, अल्जीरिया, जो उस वक्त के में जब प्लेग की महामारी आई थी उस पर उन्होंने प्लेग एक नॉवल लिखा था, उसे पढ़िए। उसमें यही है कि लोग आपस में लड़ते हैं, संदेह करते हैं, मगर इंसान विजय प्राप्त करता है। मगर यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मजदूरों को लेकर हमारे राज्य बहुत छोटे दिल के हो गए हैं। अगर वो झारखंड का राज्य है तो बिहार इतना बड़ा दयावान राज्य, मतलब नीतीश कुमार को नींद भी आती होगी तो वो नींद सबको मिल जाए कि इस हालात में अगर उन्हें नींद आती होगी तो ईश्वर सारी नींद, नीतीश कुमार वाली नींद हर मजदूर को दे दे, ताकि वो भी गहरी नींद में इतनी थकान के बाद सो ले कि सोचिए अगर वो झारखंड का मजदूर है तो छोड़ दो, झारखंड वाले जाने। मतलब राज्य सरकारें आपस में इस तरह से लड़ रही हैं। अभी इंसानों के बीच ऐसी लड़ाई नहीं हुई है। संसाधनों को लेकर, खाने को लेकर ये कहा जा रहा था कि लोग टूट पड़ेंगे एक दूसरे पर, मगर यहां राज्य ही एक दूसरे की राजनीति में मजदूरों को फंसा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने रविवार को कहा हम 1000 बसें भेज रहे हैं। रविवार का दिन तनातनी में गुजर गया। आज लेकिन यूपी सरकार ने कहा कि लाइए वो बसों की संख्या दीजिए, ड्राइवर के नाम दीजिए, हम वो स्वीकार करते हैं। अच्छी बात है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में कोई भी पैदल नहीं चलेगा, 3 व्हीलर से नहीं चलेगा, ट्रक से नहीं चलेगा। पहले भी कई बार वो कह चुके हैं और वो ज्यादातर बाकी मुख्यमंत्रियों की तुलना में वो बसों का इंतजाम कर भी देते हैं, पर ये स्केल बड़ा था। अब उन्होंने 200 बसें देने का प्रावधान किया है कि हर डीएम के पास ये बसें होंगी और लोगों को पहुंचाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम रामलीला मैदान गाजियाबाद में देखते हैं कि हजारों की संख्या में मजदूर हैं। बॉर्डर पर देख रहे हैं कि इस तरह से मजदूर पैदल चले जा रहे हैं। तो समझ में नहीं आता है कि जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जा रही हैं, जो ट्विटर पे कही जा रही हैं, वो जमीन पर क्यों नहीं नजर आ रही हैं और क्यों एक सुपर पावर बनने की चाहत रखने वाला ये देश बनाने वालों को और देश जाने वाले लोगों को अच्छे से नहीं पहुंचा सका। ये नाकामी उसके लंबे समय तक उसके पांवों में चुभती रहेगी। याद रखिएगा, ये मजदूर ये डिजर्व नहीं करते थे। उनका इस तरह से अपमान नहीं किया जाना चाहिए था और ना ही अपमानित होते हुए किसी को देखना चाहिए था। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो कुछ और बातें करेंगे। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। हर दिन हम इस उम्मीद में आते हैं कि आज मजदूरों की तकलीफ थोड़ी कम होगी। हर दिन उनकी तकलीफ हमारी उम्मीद से ज़्यादा बड़ी हो जाती है।
वो कम नहीं होती। गाजियाबाद के रामलीला मैदान की ये जो तस्वीर है, ये इस वक्त इतने दिन बीत जाने के बाद जो पूरी दुनिया में ये तस्वीरें गई हैं, कम से कम एक सुपर पावर बनने की चाहत रखने वाले मुल्क को कम से कम इन व्यवस्थाओं में एक दुरुस्त चुस्त चीज़ें दिखानी चाहिए थी कि ऐसी स्थिति ना आए। लेकिन अब आप देखिए कि हर बात को आप भीड़ या आबादी कह के नहीं टाल सकते। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि आबादी हमारे लिए लाभांश है, डिविडेंड है, वो हमारे फायदा, इसी आबादी के दम पर आप आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। मगर इनके स्वाभिमान को इस तरह से कुचलना नहीं चाहिए था। दिल्ली में आज दिल्ली खोल दी गई है करीब करीब। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो प्राइवेट दुकानें हैं या मार्केट हैं वो अब खुले रहेंगे, सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, प्राइवेट दफ्तर अब खुले रहेंगे। तो इन दिल्ली की तस्वीरों के साथ हम आपको यही बता रहे हैं कि लेकिन धार्मिक गैदरिंग दिल्ली में नहीं होगी। और यही नहीं, इसके अलावा आप दिल्ली में जो टैक्सी चलेगी उसमें सिर्फ 2 लोग होंगे और गाड़ी को उतारने के बाद उसमें अगर सैनिटाइज करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी के साथी होंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुले रहेंगे लेकिन दर्शक नहीं होंगे। खिलाड़ी अपना ही खेलेगा, अपना ही देखेगा, पता नहीं क्यों खेलेगा, क्यों देखेगा। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा वगैरह वगैरह, ये सब एक यात्री चलेंगे। दुनिया की खबर भी मैं बता देता हूं देश की बात में कि आज के दिन 1 लाख से ज्यादा मरीज आए हैं और जिन 10 देशों के कारण ये संख्या 1 लाख से ज्यादा हुई है दुनिया भर में, उनमें भारत भी है। दिल्ली भी 10,000 से ऊपर पार कर चुकी है। कहीं भी जहां तालाबंदी में इस तरह की रियायतें दी गई हैं तब नहीं दी गई जब 10,000 या संख्या ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में राजनीति हो रही है कि अब उसे जिम्मेदार ठहराओ। किसी ना किसी इन सरकारों को, चूंकि जिंदगियां तबाह हुई हैं, लोग मरे हैं सरकारों की नाकामी के कारण, इसलिए सरकारों को एक बलि का बकरा चाहिए। तो ये बलि का बकरा या तो चीन बन सकता है या WHO बन सकता है, जिसके हेल्थ असेंबली में नेशनल असेंबली हो रही है, जिसमें राजनीति हो रही है, पता चल जाएगा। मगर अफसोस की बात है कि हम चीन से आगे निकल गए हैं संक्रमण के मामले में। क्या हम तालाबंदी के जो मकसद थे उसे हासिल कर पाए हैं? गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इस वक्त ये आश्वस्त करने की जरूरत है कि हमने टेस्ट के मामले में कितनी कामयाबी की, ना कि टेस्ट करने की नीतियों को बार बार बदल के उससे बचने का रास्ता निकालने की है। जिंदगी आपकी दांव पर है, समय से पहले बता देना मेरा काम है। आप देश की बात देख रहे हैं, देखते रहिए, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस टेलीविजन के पर्दे के नीचे से आपका मुल्क कहां खिसक कर कहां चला गया। तो टीवी के जरिए उन मजदूरों के पांव के तलवे के छाले को देखते रहिएगा। मेरी ज़बान भी फिसल रही है कि और किस भाषा में, किस तलखी के साथ झकझोरा जाए इस समाज को, कि उसको जगा दिया जाए कि भाई देखिए आपके अपने ही लोगों के साथ ये सितम किया जा रहा है। आप पत्थर दिल लोगों वालों का भी मान गए, लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला। उम्मीद है, कबीर कह गए हैं कि बस रस्सी रगड़ते रहना है, कभी ना कभी तो निशान होगी, कभी ना कभी तो आपका दिल पिघलेगा कि इन मजदूरों के साथ अच्छा नहीं हुआ है। बहाने मत बनाइए, इधर उधर मत देखिए, इनकी जिंदगी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। देश की बात देखते रहिए 6 से 7। मिलता हूं कल, नमस्कार।